गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ कवर। सो द टॉपिक्स फॉर टुडेज लेक्चर, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करेंगे एक नया हाउस जो दिल्ली के अंदर वहां पे इनोग्रेट हुआ है जिसका नाम है कर्तव्य भवन, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। देन आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां पे सबसे लार्जेस्ट कोरल ब्लीच वहां पे पाया गया है, तो उसके ऊपर कुछ बातें करनी है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन फ्रॉम तुलावू टू ऑस्ट्रेलिया, तुलावू से लेके ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला वाला एक प्लान्ड माइग्रेशन वहां पे हुआ है स्टार्ट, क्योंकि ये जो तुलावू वाला जो आइलैंड था वो ऑलमोस्ट अब पानी के अंदर वहां पे सबमर्ज होने पे है। And the last, that is about TRISCO, that is tri-structural isotropic particle fuel के रिगार्डिंग कुछ करनी है बातें, जो कि थोड़ा सा यूएसए के रिगार्डिंग बातें हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कर्तव्य भवन। देखिए, कर्तव्य भवन को रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे इनॉग्रेट किया हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन 03, the first of 10 planned common central secretariat buildings। हमने कुछ ऐसी चीज वहां पे शुरुआत की है कि जो लगभग अलग अलग जगह पे दिल्ली के अंदर जो पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी उन सबको किसी एक जगह पे गैदर करने के लिए टोटल 10 अलग अलग हमें बिल्डिंग्स वहां पे बनाने हैं, जिसको बोला जाता है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसमें से सबसे पहला वाला अभी रिसेंटली वहां पे हुआ है इनॉग्रेट, जिसका नाम है कर्तव्य भवन। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे है? दैट इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में ये वाला बना है। तो क्या है ये एग्जैक्टली? अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग डिजाइंड एज अ ग्रीन, ग्रीन का मतलब है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली वहां पे थोड़ा सा रहेगा, स्मार्ट एंड सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर्स फॉर की यूनियन मिनिस्ट्रीज अंडर दिस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। कहां पे है? तो बोले न्यू दिल्ली के अंदर। और उसका मेन टारगेट क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? दैट इज टू कंसोलिडेट ओवर 50 प्लस स्कैटर्ड सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफिसेस। 50 से भी ज्यादा अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिस को 10 बिल्डिंग के अंदर वहां पे सबको कंसोलिडेट करना है, मतलब कि एकत्रित करना है, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बढ़ सके, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट वहां पे थोड़ी सी कम हो सके, एंड सस्टेनेबल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां पे बना सके। तो उसके लिए टोटल 50 से भी ज्यादा अलग अलग मिनिस्ट्री को 10 बिल्डिंग के अंदर वहां पे कंसोलिडेट करने का एक टारगेट। और ये वाला जो यहाँ पे बना है उसका साइज और उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज स्प्रेडेड ऑफ, ये पूरा एरिया जो है दैट इज 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स, 7 फ्लोर्स और 2 बेसमेंट यहाँ पे है, और एक पूरा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे रूफटॉप सोलर पैनल्स वहां पे लगी हुई है। साथ में वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वहां पे सुविधाएं होगी, जीरो डिस्चार्ज वेस्ट प्रोसेसिंग की वहां पे सुविधा है, एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम है, और नॉइज इंसुलेटेड वहां पे ग्लास का यूज किया गया है। और स्मार्ट सिस्टम यहाँ पे क्या है? तो डिजिटल वर्क स्पेस है, सेंसर कंट्रोल लाइटिंग, सीसीटीवी, स्मार्ट आईडी बेस्ड एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर फॉर बिल्डिंग ऑपरेशंस। और कौन से मिनिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कर्तव्य भवन के अंदर? तो होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, MSME, प्रिंसिपल, साइंटिफिक एडवाइजर, उन सब की ऑफिस यहाँ पे इंटीग्रेट की गई है इसके अंदर। दैट इज अबाउट अवर कर्तव्य भवन। और उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो डेफिनेटली तो गवर्नेंस और बढ़िया सा हो सकता है, क्योंकि सारे मिनिस्ट्री एक ही रूफ के अंदर में यहाँ पे है। साथ में आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी वहां पे सेव हो जाएगी। एक्सपेक्ट है कि रेंट का लगभग 1,500 करोड़ रुपया एन्युअली यहाँ पे सेव होने वाला है, राइट। और सस्टेनेबिलिटी वहां पे बढ़ेगी, क्योंकि इसको ग्रीहा 4 ग्रीन रेटिंग वहां पे दिया गया है। ग्रीन रेटिंग के लिए हमारे यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है ग्री या फिर ग्रू, और ग्रू का 4 ग्रीन रेटिंग एजेंसी है जो बता रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो 30% जितनी कम यूज होने वाली है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कर्तव्य भवन विच इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर एट दिल्ली। उसके बाद कुछ बातें हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, दैट इज WTO के रिगार्डिंग। तो वहां पे कुछ बात करनी है WTO के ऊपर।
एग्जैक्टली क्या है अभी कंटेक्स्ट में। तो देखो रिसेंटली ब्राजील ने वहां पे कंप्लेन फाइल की है डब्ल्यूटीओ के अंदर, किसके खिलाफ? तो बोले यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज यूएसए के खिलाफ, जिन्होंने ब्राजीलियन इंपोर्ट्स पे 50% का टैरिफ लगाया है। तो ब्राजील की चीजों के ऊपर जैसे ही यूएसए ने वहां पे 50% का टैरिफ लगाया, ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ के अंदर वहां पे कंप्लेन की हुई है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाली प्रैक्टिस है, राइट। और डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसके अंतर्गत कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरीके से हायर चार्जेस नहीं लगा सकता, या फिर दूसरा केस है वह यहाँ पे इजीली कंप्लेन कर सकता है। सो ब्राजील ने अभी रिसेंटली यहाँ पे की है कुछ कंप्लेन। पहले तो हम डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे तो एक ऐसी सिंगल बॉडी बोल सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया के ट्रेड रूल्स को वहां पे डिसाइड करता है, और नेगोशिएशंस के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पे इसको जाना जाता है, कि जितने भी उसके मेंबर नेशंस है उन सबके बीच में एक बहुत ही बढ़िया सी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस वहां पे आगे बढ़े, उसके लिए फेमस है WTO। और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसने बेसिकली रिप्लेस किया था GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी शुरुआत 1948 से हुई थी, उसको रिप्लेस करके इन द ईयर 1995 1 जनवरी WTO ने वहां पे खुद की जगह एस्टैब्लिश की। और अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करने की बात की थी। इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए वहां पे बात की IMF की एस्टैब्लिशमेंट की, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहां पे एक दूसरी एजेंसी आती है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। और ट्रेड साल के वहां पे राउंड होते थे। तो 1986 से 1994 उरुग्वे राउंड के अंदर उन लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि अब एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल और मैनेज कर सके। और उसीलिए 1994 के अंदर मराकेश ट्रीटी में बहुत से कंट्रीज ने वहां पे साइन की, और बहुत से कंट्री का भी मतलब यहाँ पे कहना था कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए। और फाइनली ऑन द 1 जनवरी 1995 एस्टेब्लिशमेंट होती है WTO की, दैट इज द क्रिएशन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज टू प्रमोट फ्री, प्रेडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड फ्लॉस। तो वहां पे फ्री ट्रेड होना चाहिए। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन। अगर किसी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने की बजाय आप जा सकते हैं WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर, वहां पे आपके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, राइट। सो लीगल प्रोसेस से ये सब कुछ वहां पे हो सकता है, एंड डेफिनेटली वहां पे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। तो LDC वाला जिसके पास स्टेटस होता है दैट इज लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो उनके साथ वहां पे फ्री ट्रेड किया जाना चाहिए। ये सब क्लॉजेस यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके मेन फंक्शंस क्या है? तो भैया ट्रेड एग्रीमेंट्स को यहाँ पे एडमिनिस्टर करना, साथ में नेगोशिएशंस को वहां पे प्रोवाइड करना, गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां पे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, उन सब की बात होती है, तो उन सबको मैनेज करना। और अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करने का मैकेनिज्म वहां पे देना। जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज अगर अलग अलग कंट्री बनाती है उन पॉलिसीज को रिव्यू करना, क्योंकि यहाँ पे 2 मेन बॉडी हो जाती है, एक होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और दूसरी होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने का काम करती है। तो वो वाला भी मैकेनिज्म यहाँ पे है। कैपेसिटी बिल्डिंग करो, कोऑपरेशन को और बढ़ाओ विथ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड दी अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो बस रिसेंटली भी ध्यान रखना है कि ब्राजील ने वहां पे कंप्लेन की है कि भैया यूएसए ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, और ये वाली कंप्लेन कहां पे हुई है? इन WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रिसेंटली द ग्रेट बैरियर रीफ विच इज देयर इन द ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सबसे लार्जेस्ट कोरल ब्लीच को वहां पे रिकॉर्ड किया। कोरल ब्लीच होने का मतलब यह है कि कोरल्स की डेथ हुई है, और अभी तक का पूरी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट कोरल ब्लीच यहां पे पाया गया है इन द ग्रेट बैरियर रीफ। सो द ग्रेट बैरियर रीफ has recorded its largest annual coral cover decline। डिक्लाइन इसलिए क्योंकि यहां पे कोरल ब्लीच हुआ है, तो कोरल्स कम हुए हैं in the nearly 40 years, driven by severe coral bleaching, cyclones, as well as crown of thorns starfish outbreaks। उनकी वजह से सबसे ज्यादा कोरल्स डिक्लाइन हुए हैं नियरली इन द लास्ट 40 इयर्स। पहले तो कोरल ब्लीच क्या होता है? तो जैसे कि आपको एनवायरमेंट के अंदर वाली चीज आती है कि कोरल्स जो है वो एक टाइप के समुद्री जीव होते हैं, जिसके पास वहां पे खुद का एक स्केलेटन वो लोग बनाते हैं, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर दैट काइंड ऑफ हैंड्स और लेग्स कि जो उनकी मूवमेंट को वहां पे सपोर्ट दे सके। इसीलिए वो लोग कहीं पे मूव नहीं कर सकते, किसी एक जगह पे स्टेबल होता है। तो प्रॉब्लम इस कि अगर आप मूव नहीं करोगे तो फिर खाना खिलाएगा कौन? खाना कहां से लाओगे? तो खाना देने के लिए वहां पे दे आर लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन, परोपजीवी या फिर सहजीवी बोल सकते हैं, सहजीवी, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। सहजीवी संबंध के साथ, सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ वो किसके साथ रहते हैं? तो वहां पे एक एल्गाई है जिसका नाम है जुक्सेंथिला। जुक्सेंथिला को शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करेंगे कोरल्स, और कोरल्स को फूड प्रोवाइड करेगी जुक्सेंथिला। सो दैट इज वी कैन से सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन देम। लेकिन जुक्सेंथिला के बहुत सी कंडीशंस है, अगर कंडीशन इधर उधर हो गया तो मान के चलो जुक्सेंथिला वहां से चली जाएगी, और अगर जुक्सेंथिला चली गई तो कोई खाना देने वाला बचेगा नहीं, और कोरल्स की वहां पे डेथ हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। नो डाउट डिटेल्स में जाओगे तो और बहुत सी चीजें हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जब तक जुक्सेंथिला उसके ऊपर है तब तक कोरल्स को फूड वहां पे मिलता रहेगा। जिस दिन जुक्सेंथिला निकल गई, मान के चलो खाना चला जाएगा, और कोरल जो है वो वहां पे मरने वाले हैं। और जब वो कोरल मर जाते हैं तो अपने ओरिजिनल कलर, दैट इज स्केलेटन का जो कलर है, वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, और इसीलिए उसको कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। ब्लीच मतलब है व्हाइट हो जाना। तो कोरल्स ब्लीच हो गए हैं, इसका मतलब कोरल्स व्हाइट दिख रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो जुक्सेंथिला अवेलेबल एंड द कोरल्स आर अबाउट टू डाई, राइट। सो अगर जुक्सेंथिला चली जाती है तो इट रिमूव्स कोरल्स मेन फूड सोर्स, उनका फूड का सोर्स चला जाएगा, और साथ में जुक्सेंथिला जो कलर लेके आई थी वो कलर भी निकल जाएगा, और कोरल जो है वो कौन से कलर के रह जाएंगे? तो बोले व्हाइट कलर के रह जाएंगे, और उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। यहां पे एक चीज ये है कि ब्लीचिंग का मतलब ऑलवेज मर ही जाना नहीं होता है, बट वो अबाउट टू डाई होते हैं। अगर किसी दूसरे सोर्स से उनको खाना मिल रहा है तो फिर बात अलग है, बट अगर उसके बाद उनको कंटिन्यूसली खाना नहीं मिला तो मान के चलो दे आर अबाउट टू डाई, राइट। सो कोरल्स बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस में तो आने ही वाले हैं अगर जुक्सेंथिला चली जाती है तो। उनके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं कोरल ब्लीच होने के? मतलब जुक्सेंथिला क्यों चली जाएगी? अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो, अगर वहां पे पोल्यूशन और रिवर के पानी के थ्रू वहां पे रन ऑफ वगैरह हो जाता है तो भी दिक्कत है। इन शॉर्ट न्यूट्रिएंट रिच रन ऑफ अगर होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर तो ये प्रमोट करता है हार्मफुल अल्गल बूम को, और अगर एक बार वहां पे एल्गल ब्लूम्स वहां पे हो गए तो मान के चलो वाटर की क्वालिटी खराब होने वाली है, ऑक्सीजन कम होने वाला है, और जुक्सेंथिला चली जाएगी। ओवर एक्सपोजर टू दी सनलाइट, अगर बहुत ही ज्यादा हायर सोलार इरेडियंस वहां पे आपको मिलते हैं तो भी मान के चलो जुक्सेंथिला निकल जाएगी। बहुत ही ज्यादा लो टाइड्स वगैरह हो गए और उसकी वजह से जो शैलो कोरल्स है वो हवा और हीट के साथ वहां पे स्ट्रेस में आ गए तो भी जुक्सेंथिला वहां पे जा सकती है। सो दिस आर द रीजंस कि क्यों कोरल ब्लीच वहां पे हो सकता है। और कभी कभार बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में ये वाली चीज होती है जिसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस इवेंट, जैसे कि फ्लोरिडा कीज के अंदर वहां पे हुआ था 2010 के अंदर। और वो एग्जैक्टली कोरल ब्लीच की प्रोसेस क्या है? हेल्दी स्टेट का मतलब है कि जहां पे कोरल और जुक्सेंथिला दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इन सिम्बायोटिक रिलेशन।
स्ट्रेस कहां से ट्रिगर होता है? जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर राइज, पोल्यूशन और एक्सट्रीम सनलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां से थोड़ा सा स्ट्रेस शुरू हो रहा है। और एक बार वो स्ट्रेस वहां से शुरू हो गया, उसके बाद वहां पे अलगा एक्सपल्जन वहां पे होगा, एंड द लास्ट वहां पे ब्लीच स्टेज के अंदर वो लोग एंटर हो जाएंगे। और ब्लीच होने के बाद वो कौन से कलर में आपको दिखते हैं? दे आर लुकिंग इन द व्हाइट स्केलेटन, जो बहुत ही वीक हो जाते हैं, एनर्जी वहां पे बचती नहीं, डिसीज वगैरह वहां पे हो सकते हैं, और लास्ट में उनकी लाइफ जो है वो वहां पे कम हो जाएगी और कोरल जो है वो बेसिकली वहां पे मर जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज यहाँ पे बोला जाता है एनवायरमेंट के अंदर कि अगर आपको किसी जगह पे कोरल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां की जो मराइन इकोसिस्टम है वो बहुत ही हेल्दी है। लेकिन अगर कोरल्स ब्लीच हो रहे, इसका मतलब वहां पे पहले इकोसिस्टम हेल्दी थी, बट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, कोरल्स जो है वो वहां पे अब नहीं रहे। तो रिसेंटली ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर ये वाली चीज पाई गई है, सबसे बड़ा कोरल ब्लीच अभी तक का यहाँ पे पाया गया है। और इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? दिखा रहा है कि इकोसिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हो रही है, इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, और एक टाइप का एक क्लाइमेट फीडबैक है, राइट? सो डेड रीफ्स स्टोर लेस कार्बन एंड लूज देयर रोल एज द नेचुरल वेव बैरियर्स। That's it. That is all about this coral reef and Great Barrier Reef which is there in the Australia. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एंड गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2, यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की न्यू बैचेस की हुई है शुरुआत, और नेक्स्ट वीक से नई बैचेस की भी हो रही है शुरुआत। सो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही इन न्यू बैचेस को वहां पे ज्वाइन करें। सो न्यू बैच यहाँ पे हो चुकी है शुरुआत, सो ज्वाइन द न्यू बैच। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस। यस, 3 दिन के लिए आपको वहां पे फ्री डेमो सेशंस वहां पे आपको मिल जाएंगे, और साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप, अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोल नहीं करवाया है, अभी तक आपने स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लिया है, तो इस नंबर के ऊपर आज ही आप कांटेक्ट करें एंड यू विल गेट फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट्स ऑफ 12th एंड 10th। तो आपको वहां पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो आज इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। यू कैन आल्सो फिल अप द फॉर्म which is given in the description box so that our staff members will call you। तो वहां से एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इसके ऊपर वहां पे क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो आज इस ऑफर का लाभ उठाए, पीडी गुरुकुल को आज ही ज्वाइन करें। दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, स्पेसिफिकली यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2। और ये जो बैच है वो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती सारे मीडियम में वहां पे अवेलेबल है। तो आज ही इस बैच को वहां पे ज्वाइन करें, यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाए। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे हो चुकी है शुरुआत, तो आज ही यहाँ पे ज्वाइन करें। प्लस यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर from our telegram channel which is also mentioned in the description box. You can join the channel and you can download the pdf which is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also get the PDF. It is also beneficial for you. आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप डेली पीडीएफ्स को वहां पे गैदर करते जाओ एंड यू विल गेट डेली कंटेंट्स फ्रॉम दैट। चलिए वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन। वर्ल्ड का सबसे पहला माइग्रेशन हुआ है कहां से? फ्रॉम तुलावू टू ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज दिस तुलावू? तो तुलावू जो है वो एक पैसिफिक आइलैंड के अंदर आया हुआ एक नेशन है। तुलावू, इट्स अ पैसिफिक आइलैंड नेशन, एंड वहां से सबसे पहला दुनिया का एक प्लान्ड माइग्रेशन यहाँ पे होने वाला है। उसकी सारी की सारी इंटायर पॉपुलेशन वहां से ऑस्ट्रेलिया में हो रही है शिफ्ट। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स caused by climate change। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसके खतरे की वजह से पूरा का पूरा आइलैंड के जितने भी लोग हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज अ प्लान्ड माइग्रेशन, द फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड।
सो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था फालेपिली यूनियन ट्रीटी। सो फालेपिली यूनियन ट्रीटी के अंदर वहां पे एक चीज बोली गई थी दैट ऑस्ट्रेलिया विल ग्रांट 280 Tulaguans permanent residency annually, allowing them to relocate due to the climate threat। वहां पे बोला था कि जितने भी जो तुलाऊ के जितने भी लोग हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 परमानेंट रेसिडेंसी को वहां पे ग्रांट करेगी ताकि उनको वहां से रीलोकेट किया जाए, राइट। So the program ensures access to healthcare, education and housing and employment in Australia। वहां पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो आपको हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट सारी चीज प्रोवाइड की जाएगी। और माइग्रेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन्स तुलावुस एग्जिस्टेंस। समुद्र का, ओशन का जो पानी बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से तुलाऊ का एग्जिस्टेंस जो है खतरे में है। विथ नासा प्रेडिक्टिंग मोस्ट लैंड कुड बी सबमर्ज्ड बाय 2050। नासा ने बोला है कि 2050 तक मान के चलो ऑलमोस्ट सारी की सारी जमीन जो है वो पानी के अंदर जाने वाली है। एवरेज एलिवेशन इज जस्ट 2 मीटर्स, अभी वो सिर्फ 2 मीटर बचा हुआ है, मेकिंग इट हाईली वल्नरेबल टू द फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड इरोजन। समुद्र के, ओशन का जो लेवल है उससे एग्जैक्ट 2 मीटर तक की हाइट पे बचा हुआ है और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज्यादा है। उसके की फीचर्स क्या है? द बैलेट बेस्ड सिलेक्शन फॉर द माइग्रेंट्स। सबसे पहले 8750 रजिस्ट्रेशन वहां पे होंगे। कंबाइंड विद द अदर पाथवेज अप टू 4% ऑफ तुलावुस पॉपुलेशन में माइग्रेट ईयरली, हर साल 4% वहां पे माइग्रेट होंगे। सो मोबिलिटी विथ डिग्निटी, दैट इज द मेन थिंग टू एंश्योर अबाउट। तुलावु एग्जैक्टली कहां पे है? इट इज अ पॉलिनेशियन आइलैंड नेशन इन द पैसिफिक ओशन, जो ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में पड़ता है। और वहां पे 9 के आसपास कोरल एटोल्स है विद अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 25.14 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है उसकी फुनाफुटी। फुनाफुटी इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। और वहां से अब धीरे धीरे लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने वाले हैं। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी है? तो बोले 11,000 के आसपास की है, बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज द सेकेंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर वेटिकन सिटी। सबसे लीस्ट पॉपुलस है वेटिकन सिटी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तुलावु। और उनकी इकोनॉमी मेजरली किसके ऊपर वहां पे रिलायबल है? दैट इज ऑन द फिशिंग, फॉरेन एड, दैट इज किसी दूसरे देश ने पैसे की हेल्प कर दी, और रेमिटेंस। और क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ओशन लेवल राइज का बहुत ही ज्यादा वहां पे रिस्क है। 2000 के अंदर उसने यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप वहां पे उसने हासिल की थी। दैट इज ऑल अबाउट तुलावु, राइट। चलिए तो आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोट्रोपिक पार्टिकल फ्यूल, जिसको अपने शॉर्ट में अभी से बोलेंगे ट्रीसो, राइट। सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने स्टैंडर्ड न्यूक्लियर नाम की कंपनी को नेक्स्ट जनरेशन ट्रीसो न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने की वहां पे परमिशन वहां पे दी है। उसको वहां पे सिलेक्ट किया गया है इस बात के लिए ताकि रशियन यूक्रेन यूरेनियम एंड उनकी जो इंपोर्ट्स वगैरह है उसके ऊपर रिलायंस थोड़ी सी कम हो सके और साथ में डोमेस्टिक सप्लाई चेन को वहां पे और बूस्टअप मिल सके। इन शॉर्ट रशियन यूरेनियम की जो रिलायंस है जिसके ऊपर वो लोग बहुत ही डिपेंडेंट है आज, उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक नया फ्यूल वहां पे बनाने का काम दिया है स्टैंडर्ड न्यूक्लियर को। और व्हाट इज एक्जेक्टली दिस ट्रीसो? इट इज अ हाई परफॉर्मेंस न्यूक्लियर फ्यूल विच इज डिजाइंड फॉर एडवांस्ड रिएक्टर्स। एक हाई परफॉर्मेंस ऐसा न्यूक्लियर फ्यूल है जो एडवांस्ड रिएक्टर्स के लिए डिजाइन हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा सेफ है और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। इसको किसने डेवलप किया है? इट इज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूएसए एज वेल एज कुछ प्राइवेट फर्म्स लाइक BWX टेक्नोलॉजीज। और किस तरीके से इसको बनाया गया है? इट कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्यूल कर्नेल। और देखा जाए तो इट एनकेज इन 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ कार्बन सिरामिक मटेरियल्स। वहां पे 3 ऐसे लेयर है कार्बन सिरामिक मटेरियल के, जिससे उसका जो रेडिएशन लीक है उसको वहां पे उसका जो खतरा है उसको कम किया जा सके। पार्टिकल्स आर टाइनी बट कैन बी शेप्ड इनटू पैलेट्स और पेबल्स फॉर द रिएक्टर्स। पार्टिकल्स वैसे बहुत छोटे हैं लेकिन उसको पैलेट्स के अंदर वहां पे आप उसको शेप वगैरह कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है? उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया सी है, दैट इज एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। सेल्फ कंटेन्ड सेफ्टी, क्योंकि वहां पे देखा जाए तो एक नई सेल्फ कंटेंट उनकी खुद की एक सिस्टम है
जो रेडिएशन के रिस्क को कम कर देती है और उसको वर्सेटाइल उसका आप यूज कर सकते हैं। उसे मॉल्टन सॉल्ट एंड हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये वाली चीज वहां पे सक्सेसफुल रहती है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट विल डेफिनेटली सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन SMR. व्हाट इज SMR? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एज वेल एज जनरेशन 4 रिएक्टर्स। और उससे यूएस का जो रशियन यूरेनियम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो वहां से कम हो जाएगी और क्लीन एनर्जी को और ज्यादा यहाँ पे बूस्टअप मिलेगा। तो रिसेंटली स्टैंडर्ड न्यूक्लियर जो कंपनी है उसको फाइनली वाला कॉन्ट्रैक्ट वहां पे मिला है। फाइनली उसको यहाँ पे परमिट किया गया है कि आप ये ट्रीसो न्यूक्लियर फ्यूल को वहां पे डेवलप कीजिए ताकि रशियन यूरेनियम के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं एंड। कुछ ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।